वो है जी, सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट से मुतालिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जी ये पेपर जो है ना बिजनेस लॉ का, इसको ABCDEF ये जो चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और ICAT की तरफ से जो इसकी एक वेटेज दी गई है वो ये आपके सामने है। और इस वेटेज में 5 से 8 नंबर के सवाल आते हैं इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम से मुतालिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मुतालिक, इंशाना जो एसेंशियल पार्ट है उससे मुतालिक सवाल आते हैं 20 से 25 मार्क्स के। और परफॉर्मेंस के जो टॉपिक्स हैं उसमें 25 से 30 मार्क्स के सवाल आते हैं। एक टॉपिक आपका पार्टनरशिप एक्ट का है, 10 से 15 मार्क्स के इसमें से सवाल आएंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जनाब 5 से 12 नंबर के लिए रखा गया है और अदर बिजनेस लॉज के लिए 20 से 25 मिनट के लिए उन्होंने एलोकेट किया हुआ है। देखिए हम जो अब जो गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, ये गुफ्तगू जनाब ये सारे सिलेबस को पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ये वाली सारी बातें जिनसे नहीं हम नहीं करेंगे। मैं खास तौर पर स्टैटिस्टिकली उन चीज़ों को सामने आपके रखना चाहूँगा जहाँ पर हम एक इंसान अपना एक कंपैरेटिव स्टडी और एनालिसिस जिनसे निकाल सकते हैं, जिसमें कि हमें वो एरियाज जिनसे वो हाईलाइट हो जाएंगे, जिन एरियाज को जिनसे ना हमें अपकमिंग अटैम्प्ट के लिए थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए बच्चों मैंने आपके लिए कोई एक ग्रिड सा बनाया है। और उस ग्रिड में हम बच्चों मुख्तलिफ मार्क्स जिनसे उनके एलोकेशंस को देखेंगे कि किस तरह से मार्क्स जिनसे हैं वो एलोकेट होते रहे हैं अब तक की जितनी भी अटैम्प्ट हुई हैं सिलेबस से मुतलिक। और उसमें फिर हम एक शायद अपनी एक तौर पर एक फोरसाइट भी जिनसे क्रिएट कर सकते हैं कि वो कौन से एरियाज हो सकते हैं जिनसे मुतलिक सवालात आने के चांसेस। तो जी ये अगर मैं पूरे सिलेबस को जो पिछली स्लाइड के ऊपर जैसे आपके लिए रखा था उसको मजीद जिनसे ना एलेबरेट करूँ तो ये इसमें टॉपिक्स फर्दर आगे जिनसे बन जाते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच जिनसा है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, पार्टनरशिप, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अदर लॉज को अगर हम देखें तो इसको फर्दर मजीद उनसे आगे और हाईलाइट करें तो जी मैंने इनको थोड़ा एलेबरेट करके आपके पूरे सिलेबस को एक ही स्क्रीन के अंदर बच्चों लेकर आने की कोशिश की है कि जी ये आपका एक्चुअली टोटल सिलेबस है। 100 मार्क्स इसमें से हमने हासिल करने हैं। ये आखिरी स्क्रीन की वजह से शायद नजर नहीं आ रहा है और वो लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन एक्ट लिखा हुआ है इसके नीचे, कंपटीशन एक्ट के नीचे आर्बिट्रेशन एक्ट लिखा हुआ है जो यहाँ पर मौजूद है बच्चे उनको शायद सही नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन शायद जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे उनको ये चीज इनसे सही नजर आ रही होगी। अब इसमें फर्दर आगे जो है ना बच्चों, इसको अगर हम देखें तो ये बच्चों पिछली जितनी भी अटेम्प्ट्स गुजरी हैं उन सारी अटेम्प्ट्स के जिनसे बच्चों यहाँ पर ये पेपर जिनसे ना उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि किस तरह से मार्क्स एलोकेशन जिनसे रही है थ्रू आउट दीज न्यू सिलेबस स्कीम के तहत मार्क्स की या पेपर्स की। कि जी ये यहाँ पर ये देखिए ये स्प्रिंग 2022 और फिर ऑटम 2022, फिर ये जनाब स्प्रिंग 2023 और ऑटम 2023 और फिर उसके बाद में स्प्रिंग 2024 और ऑटम 2024। एक्चुअली ये 3 साल ही हुए हैं इस नए सिलेबस के आए हुए और उस 3 सालों में जो पेपर्स आए हैं उन पेपर्स में जिस तरह से जिनसे ये मार्क्स जिनसे थे मुख्तलिफ इस सिलेबस के पोर्शन के अंदर से उन्होंने एलोकेट किए हैं आपको बच्चों को सवाल पूछने के एतबार से, वो मैंने बच्चों आपकी सहूलत के लिए एक ही स्क्रीन के ऊपर इसको फोकस कर दिया है। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग में सब बच्चों को मिल ही जाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा इसके लिए कोई तस्वीर वगैरह भी खींचना चाहे अपने पास तो रिकॉर्ड भी करना चाहे तो वो कर सकता है। अब यहाँ ये जो आपके सामने मैंने चीज रखी है इसमें हम क्या इसमें से अपने लिए कोई एक लेसन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो लेसन ये है कि जी एग्जामिनर उनसे ना कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके वो खास उनसे ना वो फोकस करता है कि उसमें से उसने सवाल जरूर पूछने हैं। देखिए आपने पेपर अगर पास करना है तो 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर के पेपर में से आपको जिनसे ना 50+ मार्क्स जिनसे रिक्वायर्ड, 50+ मार्क्स जिनसे ना उसके लिए अगर आप सोचते हैं कि चलो जी एमनी को तैयारी करिए जितने भी जनाब 50 नंबर आ जाए, लो जी इधर उधर से पूछ पूछा के ना हमारा
और ये 15 मार्क्स के जिनसे ना एमसीक्यू जिनसे होते हैं ना वो तो हल हो ही जाते हैं। बाद में फिर जनाब पीछे रह जाते हैं 35 नंबर। तो उसमें भी जनाब कोई हम जो है ना एडे भी नहीं है कि 35 नंबर ना ले सकें। तो अक्सर बच्चों का जो है ना ये जो एक फार्मूला जहन में उन्होंने जो फिट करके रखा होता है, ये फार्मूला एक्चुअली दुरुस्त नहीं है, ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। आपको जो यहाँ पर भी मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ वो एरियाज हैं जिसमें आपको जिसमें अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा उसको अपने लिए हाईलाइटेड रखेंगे, तो ज़्यादा हो सकता है कि आपकी वक्त की बचत हो जाए और मार्क्स जिनसे आपको अच्छे मिल जाएं। लेकिन हरगिज़ ये आपको दिखाने का मतलब नहीं है कि जी हम कोई एक प्रिडिक्शन जिनसे यहाँ से निकालने काबिल हो जाएंगे कि बस जी फिर जो ਅਸੀਂ प्रिडिक्ट किया ना बस ओदी तैयारी करनी है, उसके बाद हमने जनाब कुछ और फिर पढ़ना नहीं है। तो ये बच्चों गलत सोच होगी आपकी। आपने पढ़ना सारा सिलेबस ही है, लेकिन उसमें जो अब एरियाज जिसमें ये जो स्टैटिस्टिकल आपके सामने मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ, इसमें कोई आपके सामने जो एरियाज हाईलाइट हो रहे होंगे, उन एरियाज को लेकर के आपको जो है तो थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को जो है फोकस रखने की जरूरत होगी। इसमें से कुछ सवाल आप देखिए कि लाजमी वो एरियाज हैं जिनसे मुतल्लिक पूछे जाते हैं। मसलन जो ग्रिड हमने शुरू में देखी थी उसको ही सामने रखते हुए अगर हम बात करें, तो जी इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम से मुतल्लिक सवाल जो है ना वो हमेशा आए और हर सेशन में उससे मुतल्लिक पूछे गए हैं। 5 नंबर के लिए उन्होंने कहा था कि जी 5 नंबर तक के लिए हम मार्क्स इसको एलोकेट करके रखेंगे, लेकिन क्या उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहे हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। कभी 6 7 मार्क्स भी पूछते रहे हैं, बस लास्ट रन में उन्होंने ऐसा किया है कि एफएल फुल मैक्सिमम लेवल 5 नंबर तक के लिए ही अपने सवालों को उन्होंने जिनसे फोकस करके रखा है। लेकिन उसके बाद सेंसर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिनसे उनसे मुतलिक सवाल वो भी हर सेशन में आते हैं, हर हर अटेम्प्ट में उनसे मुतलिक पूछे जाते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका जरा कुछ चंक ज्यादा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो कभी जिनसे ना वो चंक कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। अब ये देखिए ना जरा, अगर ये जो ब्लू कलर है ये शो करता है स्प्रिंग को, और जो ये ऑरेंज सॉरी कह लीजिए यहाँ मस्टर्ड कलर कह लीजिए, वो शो करता है आपकी ऑटम टर्न्स को। मैंने तो जनाब कोई सर्दी गर्मी करके ना उसको उस तरह के कलर उनको देने की कोशिश की है। तो जी इसमें अगर हम नोट करें तो जनाब ये परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये जितने भी कोई अगर गुजरी है ना आपकी ये ब्लू वाली यानी कि जो स्प्रिंग अटेम्प्ट गुजरी हैं, इसमें ये कम सवाल पूछता है, और जो जो ऑटम वाली अटेम्प्ट्स हैं उसमें कुछ ज्यादा सवाल पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पर आकर के अगर ऑटम 2023 में देखें तो उसमें भी आकर उसमें थोड़ी सी कोई वेरिएशन करने की कोशिश की है। अच्छा मैं ये एक बात हाईलाइट कर दूं कि ये जो मार्क्स है ना टोटल उनसे अगर आप करें तो शायद उनसे ना आपके वो 100 पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, थोड़ा सा कहीं मेरे नोटिंग करने में उनसे ना गलती रह गई होगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही माजूद कर लेता हूँ। लेकिन ये क्या है कि सवाल हम तो अमूमी तौर के ऊपर वो इतने ही संस्था से जिनसे पूछे गए हैं उतनी मार्क्स के पूछे गए हैं। उसके लिए आप जिनसे अपने पेपर्स को भी जिनसे चेक कर सकते हैं। तो जी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक को लेकर के भी कुछ ऐसा ही है कि जी उसने कंसिस्टेंटली सवाल जरूर पूछे हैं इससे मुतल्लिक, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने कोई मार्क्स की वेरिएशन जरूर रखी है ताकि कोई इसमें से कोई मार्क्स निकाल कर वो दूसरे कोई एरियाज को दूसरे जरूर कवर करे। और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कभी पूछे हैं उसने सवाल और कभी नहीं पूछे हैं, अपने इतना से उसको टॉपिक को जिनसे ना हमेशा कवर नहीं किया है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में जी वो दी मोस्ट निगलेक्टेड कह लीजिए कि जनाब जी शायद पोर्शन रहा है जिसमें कि उसने अगर सवाल पूछ भी लिए हैं तो बड़ी मेहरबानी की है, और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक फिर अगर सवाल नहीं पूछे हैं पिछली एक अटेम्प्ट में तो उसके फिर अगली अटेम्प्ट में जिनसे चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। कुछ ऐसा भी है जो इसमें से आप लेसन जिनसे लर्न कर सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल जिनसे आपके सामने जो एक पूरी पिक्चर जब आ जाती है तो उसमें इतने अक्लमंद और सियाने मैं समझता हूँ जरूर हैं आप। और ख़ास तौर पर जो मैंने देखा है कि चार्ट अकाउंटेंट्स या फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको कैलकुलेशन न्यूमेरिकली चीज़ों को जिनसे ना वो परसीव करने का जिनसे ना खास गुण हासिल हो जाता है कि वो हर चीज़ में जिनसे ना न्यूमेरिकली जनाब उसकी कैलकुलेशन को जिनसे ना करने में ज़्यादा तेज होते हैं, महारत रखते हैं। तो यहाँ इसको भी आप न्यूमेरिकली अगर जिनसे इस तरह से स्टैटिस्टिकली नोट करने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली अगले दिन से ना कोई अटेम्प्ट जो आने वाली है आपकी उसके लिए कोई ना कोई दिन से में जरूर एक अपने तौर पर ग्रिड जिनसे बना सकेंगे कि जिस इस तरह से उनसे सवाल आने के चांसेस हैं।
वो क्या चांसेस बनते हैं, मैं कोई इसमें अपने इनपुट दे करके आपको जो है उसमें कोई कह लीजिए आपके जो ओपिनियन को बाइस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन क्या है कि ये मैंने आपके सामने से स्टैटिस्टिक्स रखी है, बाकी आप जो है गेस्ट वर्क जो है खुद भी कर सकते हैं कि इसमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अगली अटेम्प्ट के लिए किस तरह से कोई एक अपना एक जो है कोई एक व्यू बना सकते हैं कि सवालात आने के चांसेस जिनसे हैं वो किस में से किस एरियाज में से ज्यादा है। अच्छा, ये जो अदर लॉज हैं इनको भी अगर आप नोट करें तो इसमें से भी सवाल जिनसे है ना वो पूछे जाते रहे हैं, लेकिन सवाल जिनसे ना इनमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। अगर आप नोट करें तो इसके लिए इन्होंने आईकैप वालों ने एलोकेशन में तो तकरीबन 25 मार्क्स तक के लिए इस एरिया को उन्होंने फोकस किया हुआ, लेकिन कभी भी इन्होंने 25 पूरे मार्क्स के लिए इस टॉपिक में से इन अदर लॉज के टॉपिक में से सवाल नहीं पूछे। ये ऑटम 23 को अगर लेकर देखें तो उसमें उन्होंने जिनसे ना तकरीबन सारे ही एरियाज में से पूछा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो उस अटेम्प्ट के अलावा कई दूसरी अटेम्प्ट्स में उन्होंने कुछ एरियाज को इवन इग्नोर भी कर दिया है। खास तौर पर स्प्रिंग 2023 में अगर हम नोट करें तो उसमें जनाब उन्होंने तो अदर लॉज के हवाले से सिर्फ 8 10 12 नंबर के सवाल सिर्फ इसमें से पूछे थे। तो अब आगे आने वाले जनाब अटेम्प्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि इन्होंने जनाब इलेक्ट्रॉनिक मनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के टॉपिक से सवाल जरूर पूछते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली जो है इस टॉपिक से मुतालिक वो हर अटेम्प्ट में सवाल पूछ रहे हैं। तो जी ये इस तरह से हम जो है इसका तो एक एनालिसिस वगैरह जो है ये कर सकते हैं और अपने लिए एक प्रोडिक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से कोई एक आगे आने वाले टाइम में हमें सवाल जो है उनका सामना करना पड़ सकता है। एक और जो खास जो है इसमें हमें जो साइंस नजर आ रही है ना वो समझने की जरूरत है, और ये है कि एग्जामिनर का जो है ना ये एरिया पार्टनरशिप का जो है ना ये बड़ा हॉट फेवरेट रहा। पार्टनरशिप के जो 3 चैप्टर्स हैं ना इनको आपने बच्चों जरूर फोकस करके रखना है, क्योंकि पार्टनरशिप का एरिया जो है ये बड़ा अहम है कॉन्ट्रैक्ट के ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। मतलब अगर इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम तो आपने वो जनाब इसमें से सवाल जो है ना 2 3 तरह के हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि भी किस तरह से कोई खास अंदाज में ही जिसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, और उसमें सवाल पूछने की अंग्रेजी फर्क हो सकती है लेकिन उसके नीचे जवाब जो है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो वो किस तरह से हम मुख्य वेरिएशन के साथ में सवाल को इनसे समझ सकते हैं वो अगली डिस्कशन रहेगी मेरी आपसे। लेकिन क्या है कि हम जिनसा है ये अपने तौर पर अगर कोई एरियाज जिनसे सेलेक्ट करना चाहें तो उसमें हमें जिनसा ना ये इस ग्रिड की वजह से काफ़ी सहूलत हो सकती है कि इसको सामने रखकर हम जिनसा प्रिडिक्ट कर सकें कि एग्जामिनर जिनसा ना हमसे किस तरह के आने वाले टाइम में सवाल पूछने जा रहा है। बाकी ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसमें से आप खुद से अपने लिए जिनसा ना कोई एक अपना एक गेस वर्क जिनसा निकालना चाहें तो वो निकाल लें। मैं से आगे चलना चाहूँगा। ये ग्रिड जिनसा है इससे मुतालिक कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा जिनसे ना बच्चों आपके साथ में जो यहाँ जब भी मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो उसमें ऑब्जेक्टिव जिनसे होता है वो एक सेमिनार काइंड ऑफ एक डिस्कशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। तो अगर आप साथ साथ पे अपने इनपुट भी देते रहेंगे तो इट वर्क्स फॉर मी कि मुझे भी जिनसे उसी तरह से अपने आप को अपने साथ में आपके साथ में जिसमें ट्यून इन करने में जिनसे ना मदद मिलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं बस अपने तौर पर जनाब अनगाइडेड मिसाइल की तरह घूमता फिरता रहूँ। आई वुड लाइक कि मैं आपको भी साथ में जिनसे लेकर के चलूँ और फिर हम जिनसे ना वो खुद से जिनसे ना वो कम्बिनेशन काइंड ऑफ एक टीम वर्क के साथ में जिनसे इसको लेकर के आगे चलें। बहरहाल कोई सवाल नहीं है आपका तो फिर मैं इसे आगे चलना चाहूँगा। नेक्स्ट बच्चों जो आपके साथ डिस्कशन करनी है